आज के इस ऐतिहासिक एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं लगती। सोचिए, एक अभेद्य, बेहद कड़ी सुरक्षा वाला प्रिजनर ऑफ वॉर यानी पीओडब्ल्यू कैंप, चारों तरफ हथियार बंद पहरेदार और वहां से भाग निकलने का एक नामुमकिन सा प्लान। ये कहानी सिर्फ एक एस्केप की नहीं है, बल्कि इंसानी हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक हैरान कर देने वाली मिसाल है। चलिए सीधा इस कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के ठीक बाद। हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट्स दुश्मन की सरहद के काफी अंदर एक किले जैसे मजबूत कैंप में कैद हो गए थे। ये कोई आम जेल नहीं थी। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और हर कदम पर कड़ा पहरा, मतलब वहां से परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन और असल में यहीं से ये ऐतिहासिक घटना इतनी दिलचस्प हो जाती है। उन 12 में से 3 पायलट्स का अदम्य साहस देखिए। इन तीनों ने बिल्कुल साफ कर लिया था कि वो किसी भी तरह के डिप्लोमेटिक रेस्क्यू या लंबी सरकारी बातचीत का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करने वाले। उनका सीधा सा फंडा था, अपनी आजादी हमें खुद छीननी होगी। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आना बहुत ही लाजमी है, आखिर 3 निहत्थे पायलट्स एक ऐसे अभेद्य किले से बाहर कैसे निकल सकते हैं? खैर, ये कहानी हमें यही तो साबित करके दिखाती है कि अगर इंसान ठान ले तो उसकी इच्छा शक्ति ईंट और पत्थर की मजबूत दीवारों को भी चकनाचूर कर सकती है। आइए देखते हैं कि आखिर वो किन हालात में वहां तक पहुंचे थे। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दिसंबर 1971। पायलट दिलीप पारुलकर अपने फाइटर जेट से जफरवाल के पास एक मिशन पर थे। तभी दुश्मन की भारी फायरिंग से उनका जेट क्रैश हो गया। उन्होंने ऐन मौके पर इजेक्ट तो कर लिया, लेकिन जमीन पर उतरते ही वहां की एक उग्र भीड़ ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहां मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों ने बीच बचाव किया और उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी एक कैद। अब जरा पारुलकर का बेखौफ अंदाज देखिए। पूछताछ के दौरान जब उन पर आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाने का भारी दबाव डाला गया, यहां तक कि जान से मारने की धमकियां भी मिली, तो उन्होंने बड़ी ही चतुराई और मजाकिया अंदाज में एक क्रिटिकल मिलिट्री बेस की जगह मुंबई के एक आम एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। इसके लिए उन्हें पूरी रात खड़े रहने की कड़ी सजा जरूर मिली, लेकिन उनका हौसला टस से मस नहीं हुआ। फिर जैसे ही जंग खत्म हुई, एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। इस विशाल संख्या को देखकर वहां कैद उन पायलट्स को तुरंत समझ आ गया कि अब दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली का जो कूटनीतिक समझौता होगा, उसमें महीनों नहीं बल्कि कई साल लग सकते हैं। मामला बहुत पेचीदा हो चुका था। ऐसे में हताश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय पारुलकर ने आज़ादी का वो बीज बोया। उन्होंने अपने साथियों में गजब का जोश भरते हुए कहा कि यहाँ सालों सड़ने से बेहतर है कि हम खुद ही अपना रास्ता निकालें। और बस उन्होंने पायलट MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी को इस इम्पॉसिबल एस्केप प्लान के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। अब कोई भी एस्केप बिना सॉलिड प्लानिंग के तो होता नहीं है ना। गार्ड्स की नाक के नीचे उन्होंने बहुत ही होशियारी से अपनी एक एस्केप किट बनानी शुरू की। हर महीने जो 57 रुपए का भत्ता मिलता था, उसे पाई पाई करके बचाया ताकि ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क इकट्ठा किया जा सके। यहाँ तक के कैंप के टेलर को थोड़े पैसे देकर अपने लिए लोकल स्टाइल के पठानी सूट भी सिलवा लिए, ताकि बाहर भागने पर वो आम जनता के बीच आसानी से छिप सके। और दिशा पहचानने के लिए क्या किया, ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद, जो इन पायलट्स के साथ काफी सम्मान से पेश आते थे। उन्होंने कैदियों को वक्त बिताने के लिए एक कैसेट प्लेयर दिया था। बस फिर क्या था, इन पायलट्स ने उस कैसेट प्लेयर का मैग्नेट निकाला और एक साधारण सी कपड़े सिलने वाली सुई को मैग्नेटाइज करके अपना खुद का एक काम चलाऊ लेकिन सटीक कंपास तैयार कर लिया। एस्केप प्लान में लोकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद को सेल नंबर 4 में शिफ्ट करवा लिया। क्यों? क्योंकि ये कमरा कैंप की सबसे बाहरी दीवार के बिल्कुल सटा हुआ था। यहाँ उनका साथ दिया एक और जांबाज भारतीय पायलट विद्याधर शंकर चाटी ने, जिन्होंने खुद एस्केप न करते हुए भी बाहर पहरा देने और गार्ड्स पर नजर रखने का बेहद जोखिम भरा काम अपने जिम्मे लिया। इस कड़ी सुरक्षा को भेदने के लिए महीनों तक उनका सिर्फ एक ही रूटीन था। रात के ठीक 12 बजे के बाद एक चुराई हुई कैंची और स्क्रू ड्राइवर की मदद से वो 18 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार को धीरे धीरे खुरचते थे। जो मलबा निकलता उसे बड़ी सफाई से बेड के नीचे छुपा दिया जाता। और हाँ, किसी को शक ना हो इसलिए उन्होंने कमरे के बल्ब का फ्यूज भी उड़ा दिया था, ताकि वहां हमेशा अंधेरा बना रहे। करते करते दीवार में छेद लगभग बन ही गया था। आखिरी परत सिर्फ प्लास्टर की थी, जिसे सही मौके के इंतजार में जानबूझकर छोड़ दिया गया। और फिर आई 13 अगस्त 1972 की वो रात। कुदरत ने भी जैसे उनका पूरा साथ दिया। वो एक बेहद अंधेरी, तूफानी और मूसलाधार बारिश वाली रात थी। बारिश का शोर इतना ज्यादा था कि उस आखिरी प्लास्टर को तोड़ने की आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंची।
उस खूब अंधेरे में दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए उन्होंने इस एस्केप को एकदम परफेक्टली अंजाम दिया। सबसे पहले उस सकरे से छेद से रेंगते हुए बाहर निकले, फिर बाहर गहरी नींद में सो रहे एक पाकिस्तानी गार्ड के बिल्कुल बगल से बिना आवाज किए गुजरे और आखिर में कपड़ों को जोड़कर बनाई गई एक रस्सी के सहारे कंटीले तारों वाली उस विशाल दीवार को फांदकर रात के साए में गायब हो गए। लेकिन असल टेंशन तो दीवार फांदने के बाद शुरू हुई। उन्होंने अपने पठानी सूट पहन लिए थे और रास्ते में किसी भी धार्मिक सवाल या टेस्ट से बचने के लिए आम ईसाइयों का भेष धर लिया। वो लोकल आबादी में एकदम घुल-मिल गए और पेशावर की तरफ जाने वाली बस पकड़ ली। वहीं सुबह जब कैंप में गार्ड्स ने वो खाली सेल और दीवार का सुराख देखा तो पूरे कैंप में जैसे भूचाल आ गया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन उनके इस मास्टर प्लान में एक बहुत ही भारी गड़बड़ हो गई। दरअसल वो उस्मान हामिद के दिए हुए एक बहुत ही पुराने एटलस के भरोसे चल रहे थे। उनका प्लान था लंडी खाना रेलवे स्टेशन पहुंचने का, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि वो जगह 1932 से ही बंद हो चुकी थी। यानी वो एक ऐसे रेलवे स्टेशन की तलाश में भटक रहे थे जिसका पिछले 40 सालों से कोई वजूद ही नहीं था। और जाहिर है बॉर्डर के इतने सेंसिटिव इलाके में एक बंद हो चुके स्टेशन को ढूंढते हुए इस तरह भटकना किसी की भी नजरों में आ जाएगा। एक लोकल क्लर्क को शक हुआ और बात तहसीलदार तक पहुंच गई। तहसीलदार ने उनसे तीखे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उससे इनकी शक्लो सूरत और लहजे पर गहरा शक था और उसने सीधा ताना मारते हुए पूछा, क्या तुम लोग बंगाली हो जो यहाँ से छिपकर अफगानिस्तान भागने की फिराक में हो? दबाव एकदम चरम पर था। पकड़े जाने का डर सामने खड़ा था और अपनी पहचान बचाने की इस आखिरी छटपटाहट में पारुलकर ने एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दाव खेला। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तहसीलदार से कहा कि वो सीधे कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद को कॉल करें ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि ये तीनों पाकिस्तानी एयरफोर्स के ही अफसर हैं। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया। उस्मान हामिद को आवाज सुनते ही तुरंत समझ आ गया कि ये वही लापता भारतीय पायलट्स हैं। बस खेल खत्म। पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए और उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। इस दुस्साहस की सजा के तौर पर उन्हें पूरे 30 दिनों के लिए अकेली कोठरी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में धकेल दिया गया। लेकिन भले ही वो वापस सलाखों के पीछे थे, उनके इस अकल्पनीय एस्केप ने उनकी लेगेसी को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि लोहे और सीमेंट की कोई भी दीवार उनके अडिग संकल्प को कैद नहीं कर सकती। इस पूरी टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो इस अद्भुत गाथा का अंजाम भी अपने आप में एक मिसाल है। दिसंबर 1971 में कैद होने, अगस्त 1972 में भाग निकलने और फिर दोबारा पकड़े जाने के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार दिसंबर 1972 में जब आधिकारिक रूप से युद्धबंदियों की अदला बदली हुई तो उन्हें रिहा कर दिया गया। वाघा बॉर्डर पर उनका लौटना किसी सच्चे नायक की ऐतिहासिक वतन वापसी थी। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सामने ऐसी दीवारें खड़ी हों जिन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लगे, तो आजाद रहने के इंसानी जज्बे की आखिर सच्ची सीमा क्या है? ये घटना हमेशा एक इंस्पिरेशन रहेगी, इस बात का जीता जागता सबूत कि बेहद मुश्किल और निराशाजनक हालात में भी आज़ादी की चाहत और संकल्प शक्ति इंसान से कुछ भी करवा सकती है।